बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स देख रहे थे और पिछले क्लास में हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका स्ट्रक्चर हमने समझा था और हमने इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर दोनों देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट क्लास में एंड किया था हमने। पहले बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है ये शिफ्स बेस और आपका जो दूसरा रिएजेंट था सोडियम बाइसल्फाइड, इन दोनों को के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। इससे ये पता चल रहा था कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। और ये हमने लास्ट क्लास में समझा था कि यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे जो 5th कार्बन का जो OH है ये इस कार्बन पर अटैक कर देता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक साइट है तो इस पर अटैक कर देता है, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन फिर वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह से एक साइक्लिक लिंकेज बन जाता है। और दो तरह के साइक्लिक आइसोमर इसके बनते हैं, एक आपका अल्फा डी ग्लूकोज और एक आपका बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा कन्वेंशन जब भी हम यूज करेंगे इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। और अल्फा आप याद रखेंगे इस तरह से, कभी भी जो OH जो है आपका राइट साइड है तो अल्फा और लेफ्ट साइड है तो बीटा, ठीक है ना। सभी जगह पर OH अगर लेफ्ट साइड में तो बीटा और OH अगर राइट साइड में तो अल्फा, ठीक है ना। तो इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते थे, ठीक है। साइक्लिक एपिमर्स आर कॉल्ड एज एनोमर्स। जो साइक्लिक एपिमर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर। और यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना। एनोमेरिक कार्बन किसको बोलेंगे, कार्बन नंबर कौन सा होगा भाई, ये सब आप बताते चले। ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, इस पे आज हम लोग नीट 2019 और 20 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो आप बताते चले, क्लास में इस चैप्टर को प्रिपेयर कर ले। तो इसमें आप बताएं कि जो एनोमेरिक कार्बन है ये कौन सा कार्बन होगा। तो क्लियरली दिख रहा है जो एनोमेरिक कार्बन है ये कौन सा कार्बन होगा, कार्बन नंबर 1 C1, ठीक। तो ये जो C1 है यहाँ पर ये एनोमेरिक कार्बन है क्योंकि इसी कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे R होगा तो यहाँ पर S होगा, ठीक है। और बाकी सभी कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो साइक्लिक एपिमर्स को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पायरेनोस, पायरेन से ये आया है। तो होता क्या है कि जो 6 मेंबर के साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट है उनको पायरेनोस बोलते हैं, ठीक ना। ये टर्म पायरेन से डिराइव हुआ है। और जो 5 मेंबर के साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको फ्यूरेनोस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आप, फ्यूरेनोस। और फ्यूरेनेस जो है ये फ्यूरान से ये टर्म डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसको फ्यूरान नाम है तो फ्यूरान से ये टर्म आपके पास आ जाता है फ्यूरेनोस। तो 5 मेंबर के साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स को फ्यूरेनेस बोलते हैं और 6 मेंबर के साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, पायरेनोस बोलते हैं। और क्योंकि ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्लूकोपायरेनोस, ठीक। और ये अल्फा फॉर्म होगा और दूसरा बीटा फॉर्म होगा। और नोटिस करने वाली बात ये है दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, ठीक है ना। अल्फा भी डेक्स्ट्रो, अल्फा जो ग्लूकोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज ये भी डेक्स्ट्रो है और बीटा डी ग्लूकोज भी कैसा होता है आपका, डेक्स्ट्रो होता है। दोनों में पॉजिटिव साइन है। अभी इनका एंगल ऑफ रोटेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसका मैकेनिज्म ये पिछले क्लास में देखा था, यहीं पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा भी था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो हमने लास्ट पॉइंट जो समझा था वो क्या था कि ये जो आप ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं इसको अगर साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो OH है जो ब्लू कलर से बना है वो OH यहाँ पे, ठीक है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड का ही डिस्टेंस बचा है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है और ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो ये अपना लोन पेयर बहुत इजीली इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा या अटैक कर देगा इस पे। और इस तरह से जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से पाई क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन का फिर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, एक कायरल सेंटर यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन RS हम बोल सकते हैं।
अब इसमें दो तरह के GI बनेंगे, एक बार जो OH है वो ऊपर होगा, नीचे होगा, और एक बार OH कहां पे होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो आपको ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें बनाना आना चाहिए। अल्फा फॉर्म में ये जो OH होता है ये नीचे होता है, या इस तरह से समझे दोनों OH सेम साइड पे होंगे, ठीक ना, इस तरह से अगल बगल वाले। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि अगर दोनों OH अगल बगल वाले सेम साइड पर है तो अल्फा फॉर्म है, और OH अगर अपोजिट साइड पर है तो कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। तो ये स्ट्रक्चर आप सभी को कॉपी में एक दो बार बना के प्रैक्टिस भी करना है, ठीक ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से सभी बॉन्ड्स बना देंगे। अब जैसे हमें अल्फा फॉर्म बनाना है, ठीक है ना, तो अल्फा फॉर्म बनाना है तो H से शुरू करते हैं, HOH, यहां भी अपना HOH, फिर क्या करना है आपको, उल्टा उल्टा करते चले जाना। जैसे OH इस बार नीचे लिखा तो अगली बार OH ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे OH, नीचे क्या लिख दिया, H, फिर उल्टा कर देना है, ऊपर H और नीचे क्या कर देंगे, OH। भाई यहाँ OH ऊपर था, यहाँ OH नीचे कर दिया। अब यहाँ H कहाँ है, ऊपर है, तो अगले वाले में H क्या करेंगे, नीचे करेंगे, और लास्ट में यहाँ पे CH2OH लिख देंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे OH को नीचे कर दिया इस तरह से, ठीक है, अल्फा फॉर्म, और इसी में अगर OH को ऊपर कर दिया तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, बीटा फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से अल्फा बीटा बना लोगे आप लोग कॉपी में। सबसे ज्यादा अल्फा बीटा ग्लूकोज ही हमें बनाना पड़ता है, तो ये सबको बनाना आना चाहिए। अल्फा और बीटा कैसे बना है, यहाँ पे जो आपका ओपन ग्लूकोज था, ओपन चेन ग्लूकोज था, इससे ये डिराइव हो जाता है। अब एक बात बताओ आप सब, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक तरह से चिलेशन हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो चिलेशन से स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, आपको क्या लगता है भाई, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन देखते हैं तो ओपन चेन फॉर्म बहुत कम मिलता है, ये 0.2%, ठीक ना, एक्वा सोल्यूशन में 1% भी नहीं है, 0.2% मिलता है, और बाकी 98.8% जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। अभी इसकी बात करेंगे अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में, क्योंकि बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये लगभग 63.8% मिलता है, यानी 64% मिलता है, और ये आपका 36% मिलता है। मतलब मेनली जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ही मिलता है, ये नहीं मिलता है। और इसी कारण से, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, किसका, ओपन चेन का, तो इसीलिए एल्डिहाइड को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं, जैसे टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं, तो ये 0.2% एल्डिहाइड को भी डिटेक्ट कर लेंगे। पर शिफ्स रिएजेंट या सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, तो ये दोनों थोड़े से वीक रिएजेंट्स हैं, तो ये 0.2% एल्डिहाइड को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, और यही से पता चल जाता है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से साइक्लिक स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना ही होगा बनाने का। नेक्स्ट बात करते हैं चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा और बीटा ग्लूकोज। ठीक, अल्फा बीटा ग्लूकोज का चेयर फॉर्म, तो चेयर फॉर्म से मैं एक चीज प्रूव करना चाहता हूं, हालांकि आपके एनसीईआरटी में चेयर फॉर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में हॉवर्थ स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है, इसको हॉवर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है अपने एनसीईआरटी में, तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर ही पूछेगा भी। लेकिन चेयर फॉर्म भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि चेयर फॉर्म से एक रिजल्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलेगी। आप सबको पता है जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, चेयर फॉर्म में उसका सबसे स्टेबल फॉर्म होता है। अब देखो, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज था, इसका नीचे हावर्थ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज का। इसमें मैंने आपको क्या बताया था भाई, यहाँ पे OH और OH सेम साइड पे होते हैं, ठीक है, और बीटा ग्लूकोज में OH और OH अपोजिट साइड में होते हैं, बाकी उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब जब आप चेयर फॉर्म बनाते हैं, ठीक, तो यहां पर देखो OH को सेम साइड पर रखा है हमने। अब इसमें थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, 2 मिनट टाइम लगेगा, जल्दी से देख लेते हैं। देखो, हर कार्बन पे 2 बॉन्ड है, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, इस पे भी 2 बॉन्ड है, इस पे भी 2 बॉन्ड है, इस पे भी 2 बॉन्ड है, और इस कार्बन पे भी 2 बॉन्ड है, सभी कार्बन पे 2 बॉन्ड है। एक बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं और एक बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है उसको एक्सियल बोलेंगे, बाकी दूसरे वाले को इक्वेटोरियल बोल देंगे। तो इसको आप क्या बोलेंगे, जो OH वाला है, आप ही लोग बताएं, इस OH वाले को हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे या इक्वेटोरियल, तो इसको एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है ना। OH एक्सियल पर है और यहां पर हाइड्रोजन किस पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पे, ठीक है ना। जो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा वो आपका एक्सियल कहलाएगा, उसके अलावा दूसरा इक्वेटोरियल, ठीक है।
तो ये एक्सियल पोजीशन होगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। इसी तरह से इस कार्बन की जब आप बात करें तो यहां पर ये एक्सियल होगा और ये वाला इक्वेटोरियल, ठीक है ना, स्लाइटली इधर की तरफ होता है। यहां पर ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये वाला एक्सियल हो जाएगा। यहां पर ये जो CH2OH है, ये CH2OH आपका इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ये एक्सियल हो जाएगा। यहां पर ये वाला एक्सियल बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। सिमिलरली वहां भी देख सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं ये एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये आपका एक्सियल, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका एक्सियल पोजीशन। ये जो CH2OH है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये एक्सियल पोजीशन पर है, ठीक। अब देखो यहां पर एक तो हम एक्सियल इक्वेटोरियल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं और दूसरा अप और डाउन भी लिख सकते हैं। यहां पर इस कार्बन पे, इस पर्टिकुलर कार्बन पे अगर मैं पूछूं आपसे, हाइड्रोजन और OH में ऊपर कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन, नीचे कौन दिख रहा है, OH। तो जो ऊपर वाला पोजीशन है इसको अप बोलते हैं। अप को मैं शॉर्ट में U से लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसी तरह से दो कन्वेंशन और यूज करते हैं, अप एंड डाउन। तो यहां पर हाइड्रोजन अप पोजीशन पर है, अप को U से डिनोट किया, और ये आपका डाउन पोजीशन है, इसको D से हमने डिनोट किया, ठीक है ना, अप एंड डाउन। तो ये आपका अप हो गया, ये आपका डाउन हो गया। इसी तरह से इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन अप में है और ये हाइड्रोजन कहाँ है, डाउन। ये हाइड्रोजन डाउन है और ये जो ग्रुप है ये अप है। अप मतलब इस कार्बन पे ये ऊपर है, ये नीचे है। यहां पर ये अप पोजीशन है, ये डाउन पोजीशन है, ये डाउन पोजीशन है, ठीक है ना। एक सेकंड, ये डाउन पोजीशन है और ये पोजीशन कौन सी है, अप, ठीक। तो इस तरह से किसी भी कार्बन पे अप एंड डाउन भी डिफाइंड होगा। जैसे अगर मैं पूछूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, OH और H में यहां पर अप कौन होगा, तो अप मतलब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉमन सेंस, ठीक ना, यूज करना। जो ऊपर दिख रहा है वो अप, जो नीचे दिख रहा है वो डाउन। तो यहाँ पे OH जो है ये अप पोजीशन पर होगा और H जो है ये किस पोजीशन पर होगा, डाउन पोजीशन पर होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये अप पोजीशन पर है, ये डाउन पोजीशन पर है, ठीक ना। तो कोई बोले एक्सियल इक्वेटोरियल बताओ, हम बता सकते हैं। कोई बोले अप डाउन बताओ, हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है अप होगा या डाउन होगा, ये डाउन होगा। ये क्या होगा, अप, ये क्या हो गया, डाउन, ये क्या होगा, अप, ये क्या होगा आपका अप, और ये क्या हो जाएगा आपका डाउन। अब फटाफट काम की चीज पे आते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो H जो है ऊपर है, OH नीचे है, दिख रहा है ना। तो H को अप पे रख दिया और OH को कहां पे रख दिया, डाउन पे रख दिया, ठीक ना। जो हावर्थ स्ट्रक्चर से चेयर फॉर्म हम बना रहे हैं। अब यहां ये ऑक्सीजन आप सबको दिख रहा होगा, ये ऑक्सीजन दिख रहा है हमें। ऑक्सीजन के बगल वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे H कहां है, H ऊपर है और OH नीचे है, डाउन। तो जो ऊपर है, जो अप पे है, उसको अप पे लगाना है, और जो डाउन पे है उसको कहां पे लगाना है, डाउन पे लगाना है, ठीक है ना। तो यहां पर H ऊपर चला गया और OH कहां आ गया, नीचे आ गया। इसके बगल वाले कार्बन पे आओ, इस कार्बन पे आते हैं। यहां पे H ऊपर है और OH कहां है, नीचे। तो H को अप पे रख दिया और OH को कहां पे रख दिया, डाउन पे रख दिया। समझ में आया, यस या नो में रिप्लाई करना भाई। इससे क्या आप ये बना सकते हो, हावर्थ स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ये कैसे याद करना है, उल्टा उल्टा कर करके लिख देना है, ठीक है ना। क्या इससे हम ये बना सकते हैं चेयर फॉर्म, बिल्कुल बना सकते हैं। जो ऊपर है उसको ऊपर अप पे रखना है और जो नीचे है उसको डाउन पे रखना है, समझ में आया ना। तो यहां पर जैसे ये जो थर्ड कार्बन है, इस थर्ड कार्बन पे ये जो OH है ये अप है और जो H है वो किस पे है, डाउन है, नीचे है। तो ये जो थर्ड कार्बन है, ये जो तीसरा नंबर कार्बन है, ठीक है ना, ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन और ये आपका हो गया तीसरा नंबर कार्बन। तो तीसरे नंबर कार्बन पे ऊपर कौन चला गया, OH, और नीचे कौन चला गया, हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है ना। एक इलस्ट्रेशन यहां भी दिखा देते हैं आपको। यहां पे आप देखो जो पहला कार्बन है, ये ऑक्सीजन के बगल वाला जो एनोमेरिक कार्बन है, ये IPC नंबरिंग में पहला कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन इसको मानेंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट नंबर है। अब इसमें OH ऊपर है, H नीचे है, ठीक है ना। तो OH अप पोजीशन पे गया और हाइड्रोजन किस पोजीशन पर गया, डाउन पोजीशन पर गया। तो यहां पर OH अप पे चला जाएगा, हाइड्रोजन किस पे चला जाएगा, डाउन। इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो यहां पर आप इसको देखकर अप डाउन पे जो एटम्स हैं उनको आप यहां पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हावर्थ स्ट्रक्चर से चेयर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और चेयर फॉर्म में मैंने यहां पे कन्वर्ट करके आपको दिखाया है। ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है। अब मैंने इसको क्यों बनाया है, चेयर फॉर्म आपको क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में तो था नहीं है, फिर भी हम क्यों देख रहे हैं इसको, क्योंकि चेयर फॉर्म से हमें स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। अगर आप देखें जो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज में जितने भी OH ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप को थोड़ा बल्कि मान सकते हैं हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो जितने भी OH ग्रुप्स हैं सभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं,
ठीक है ना, जितने भी OH ग्रुप है सभी किस पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। और होता क्या है, चेयर फॉर्म में अगर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो तो चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पर अगर आप देखें, ये वाला जो OH है, ठीक ना, ये वाला जो OH है ये एक्सियल पोजीशन पर है, ठीक ना, एक्सियल पोजीशन पर चला गया। लेकिन होता क्या है कि बीटा फॉर्म में, ग्लूकोज के बीटा फॉर्म में, ग्लूकोज का जो बीटा फॉर्म है इसमें जितने भी OH हैं, ऑल द OH lie on equatorial position and in chair form if bulky group is at equatorial position then it is more stable। बल्कि ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है तो उस पर रिपल्शन कम लगता है, ठीक ना, वो स्टेरिकली लेस रिपल्शन क्रिएट करता है और वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अगर कोई बल्कि ग्रुप एक्सियल पे चला जाए तो एक्सियल और एक्सियल के बीच में 1-3 डाइएक्सियल रिपल्शन होता है, ठीक ना, ये फर्स्ट 1 2 3। तो अगर कोई भी दो बड़ा ग्रुप एक्सियल या कोई भी ग्रुप एक्सियल पे हो तो तीसरे नंबर का जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो उसको रिपेल करता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्लिप्स फॉर्म में चले जाते हैं। तो इसीलिए एक रूल है, ठीक है ना, अब ये रूल थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है ना। एक रूल है कि अगर कोई चेयर फॉर्म में, अगर कोई, ये आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो वो चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए, जो कि बीटा फॉर्म सेटिस्फाई करता है। तो इसी कारण से यहां पे ये पॉइंट लिखा हुआ है जो हमारे सबसे काम का है, बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज, इवन इन फैक्ट, ठीक है ना, इवन इट इज मोस्ट स्टेबल इन द 8D हेक्सोस। जितने भी 8D हेक्सोस हमने देखे थे ना, एलोस, एल्ट्रोस, इसके अलावा ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है ना, आइडोस, टैलोस, तो ये जितने भी हमने देखे थे इन सब में सबसे स्टेबल कौन सा होता है आपका, बीटा डी ग्लूकोज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी OH ग्रुप है सब किस पोजीशन पर होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। एज ऑल बल्कि ग्रुप्स जो कि OH ग्रुप है आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो CH2OH है ये भी तो बड़ा ग्रुप है ना, और ये भी कौन से पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने दो चीजें देखी। रुपेश कुमार अब एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना इस चीज को, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि अभी काफी कुछ बचा हुआ है। तो यहां पर हमने दो चीजें देखी हैं। पहला हमने देखा कि यहां पे अल्फा और बीटा फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। अल्फा फॉर्म को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको बता दिया मैंने। यहां पे दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक तो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल में रिपीट कर देता हूं, जो वर्टिकली डाउनवर्ड बॉन्ड्स हैं या जो वर्टिकली अपवर्ड हैं उसको एक्सियल बोलते हैं, और जो बच गए वो इक्वेटोरियल। जैसे कि यहां पे मुझे दिख रहा है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये एक्सियल हो जाएगा, या फिर ये वर्टिकली अपवर्ड है तो ये एक्सियल हो जाएगा। तो जो वर्टिकली अपवर्ड है या वर्टिकली डाउनवर्ड है उस बॉन्ड को एक्सियल बोलेंगे, उसके अलावा जो दूसरा बचेगा उसको इक्वेटोरियल बोलेंगे। जैसे ये एक्सियल हो गया तो ये दूसरा वाला क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। समझ में आया ना चीज। और रूल मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, तो अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो उसको कहां पे रखना है आपको, उसको हमें रखना है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि इक्वेटोरियल पर वो ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेरिकली लेस रिपल्शन वो क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और बीटा डी ग्लूकोज में सारे OH इक्वेटोरियल पे होते हैं, इसी कारण से ये ज्यादा स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आता है एक टॉपिक म्यूटा रोटेशन, इसको ध्यान से समझेंगे। म्यूटा रोटेशन पर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये म्यूटा रोटेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो ये आपका जो ग्लूकोज है ये ओपन चेन फॉर्म में है, ठीक है ना। हम सबको पता है कि ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जब ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये जो 5वें नंबर का जो कार्बन है, ठीक ना, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5th नंबर का ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना, इस तरह से। और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, और यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, और साइक्लिक स्ट्रक्चर अटेंड करेगा। और जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अटेंड करेगा तो ये अल्फा में भी कन्वर्ट होगा और बीटा में भी कन्वर्ट होगा। जल्दी से आप लोग बताओ, ये तो अब आपको टिप्स पे होना चाहिए सब चीजें, और आपको याद होना चाहिए बिल्कुल भी। कोई अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में ज्यादा स्टेबल कौन है तो आप क्या बताएंगे, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बोलेंगे वैसे तो है तो दोनों ही ज्यादा स्टेबल, इसके रेस्पेक्ट में दोनों ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक ना, बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है। तो होता क्या है कि ग्लूकोज का जब हम एक एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना, तो एक्वा सोल्यूशन जब आप बनाते हैं तो इसका जो मिक्सचर जो बनता है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज का कॉम्पोजिशन होता है 36%, ठीक ना, ये सब याद रखना है आपको। बीटा डी ग्लूकोज क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो इसका कॉम्पोजिशन होता है 63.8%,
बचा कितना 0.2%। तो ये भाई साहब केवल 0.2% होते हैं, बाकी जो 98.2% है वो ये दोनों होते हैं, ठीक। और इसमें भी ये आपका 36% मिलता है इक्विलिब्रियम में, और ये कितना परसेंट मिलता है आपको 63.8% मिलता है। अब कहानी है कि म्यूटा रोटेशन क्या चीज है। देखो ऐसा है कि अगर हम इनके ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, क्योंकि ये सारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि भाई कारियल सेंटर होता ही है, यहाँ पे कारियल सेंटर है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं इसमें, तो ऐसे केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो पीपीएल को रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसा है, यहाँ पे डेटा भी लिख रखा है, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है 112 डिग्री, मतलब ये पीपीएल को 100 प्लस 112 डिग्री रोटेट करता है। और जो बीटा डी ग्लूकोज है, क्योंकि ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है ना, तो इसी कारण से इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो अलग है, और इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है प्लस 18.7 डिग्री, ठीक है ना, अलग अलग है। अब हुआ क्या, देखो ऐसा है, सुनना ध्यान से, अगर मान लो मैंने ऑप्टिकली प्योर अल्फा डी ग्लूकोज लिया, ठीक है ना, मैंने क्या लिया ऑप्टिकली प्योर अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये डायस्टीरियोमर्स है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अच्छा, इन दोनों को मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलूं तो चलेगा, यस या नो? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH सेम साइड पर है, ये सिस फॉर्म है, यहाँ OH अपोजिट साइड पर है, ये ट्रांस फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये दोनों GI है और डायस्टीरियोमर है। तो इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को सेपरेट किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है ना। यहां पर आयुर राज क्या पूछ रहे हैं, सर जब बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है 100% क्यों नहीं बन जाता? अरे भाई ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये बहुत कम स्टेबल है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ठीक है ना, इसमें भी कन्वर्ट होगा, इसमें भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल था इसीलिए वो ज्यादा बन रहा है, ठीक है ना, ये मैंने बताया। अब ये ज्यादा स्टेबल इसका मतलब थोड़ी कि सिर्फ यही बनेगा और दूसरा बनेगा ही नहीं। तो आपके अनुसार तो जितनी भी अनस्टेबल चीजें हैं या लेस स्टेबल है इस धरती पे वो होनी नहीं चाहिए, और 100% चीजें वही होनी चाहिए जो थोड़ी सी भी ज्यादा स्टेबल हो। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है ना। जैसे दो कंपाउंड्स हैं, एक थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, एक थोड़ा कम स्टेबल है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो कम स्टेबल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। भाई जो कम स्टेबल है वो थोड़ा कम अमाउंट में मिलेगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। ये ज्यादा मिलेगा, ये कम मिलेगा, एक आपका मेजर होगा, एक आपका माइनर होगा। जब आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़े तो आप बनाते हो ना मेजर और माइनर, तो मेजर और माइनर आप बनाते हो तो आप ये थोड़ी बोलते हो कि सिर्फ यही बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है तो सिर्फ यही बनेगा, ऐसा नहीं बोलते हम बोलते हैं ये मेजर होगा, ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन है तो ये मेजर होगी, और दूसरी वाली बनेगी पर वो माइनर बनेगी, वो लेस स्टेबल है तो कम बनेगी, ठीक है ना। समझ में आया युवराज? आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे ये बता रहा था आपको कि ये दोनों जो है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज डाइस्टीरियोमर से, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होने के कारण इनको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब ध्यान देना, म्यूटा रोटेशन पे आ रहा हूं मैं। ऐसा है कि अगर मान लो मैंने प्योर अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया, ठीक है ना, और प्योर अल्फा डी ग्लूकोज का मैंने एक्वस सोल्यूशन तैयार किया, ठीक, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज है, तो ये बताओ उस सोल्यूशन का एंगल ऑफ रोटेशन आपको कितना मिलेगा? मैं वेट कर रहा हूं, आप सब बताना जल्दी से, आप लोग जल्दी बताना तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैंने अल्फा डी ग्लूकोज का एक प्योर सोल्यूशन तैयार किया, ठीक है ना, सिर्फ ये लिया मैंने क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है सोल्यूशन में, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको क्रिस्टलाइज कर लिया और इसका मैंने अलग एक्वा सोल्यूशन तैयार कर लिया। तो जब इसका मैंने सोल्यूशन तैयार किया तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है? प्लस 112 डिग्री। तो आपको जो रोटेशन है, पीपीएल में रोटेशन है वो कितना मिलेगा? प्लस 112 डिग्री, ठीक है ना। 112 डिग्री हमें मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब आप पीपीएल पास करते हैं तो स्टार्टिंग में तो एंगल आपको 112 डिग्री मिलता है, पीपीएल का जो रोटेशन है वो कितना मिलता है? 112 डिग्री। लेकिन अब है क्या कि यहां पे जो हेमी एसिटल लिंकेज है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने लगेगा, ठीक है ना। और ये हेमी एसिटल सबसे पहले एल्डिहाइड और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में टूट जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पे हेमी एसिटल है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, जैसे ये OR है, ठीक, और एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है ना, H2O, तो एक्वा सोल्यूशन में
ये टूट जाता है C डबल बॉन्ड O प्लस ROH में, और ये इक्विलिब्रियम में होता है। ये रिएक्शन किस में होती है? इक्विलिब्रियम में। ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई हेमी एसिटल है तो वो करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल और अल्कोहल में के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें, क्योंकि इसके पास एक हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट था, इस कारण से जैसे ये पानी में जाता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। यस या नो भाई? ये इसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो पहले तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, लेकिन एक बार ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो जब ये OH वापस से इस पे अटैक करेगा तो अल्फा और बीटा दोनों बनने लग जाएंगे। ठीक है ना? अभी तक तो बीटा था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था इस सोल्यूशन में, लेकिन ये इस सोल्यूशन में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया भाई? इसका जैसे ही आपने एक्वा सोल्यूशन तैयार किया, यहां से जो हेमी एसिटल वाला पार्ट है ये एल्डिहाइड और अल्कोहल में टूटेगा, और जब ये वापस से इस पे अटैक करेगा तो अल्फा भी बनाएगा और बीटा भी बनाएगा। समझ में आता है ना चीज? और जब बीटा सोल्यूशन में आ जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज सोल्यूशन में आ जाएगा, तो यहां पर इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? प्लस 18 डिग्री। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होगा, इसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ने लगेगा, और इन दोनों का एक मिक्सचर बन जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा इन तीनों के बीच में। ठीक है ना? और जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपको मिलेगा उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन मिलता है प्लस 52.7 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि जब आप ग्लूकोज का एक एक्वा सोल्यूशन तैयार करते हैं तो आपको अल्फा बीटा उसमें दोनों मिलता है, और उसका जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है वो लगभग 53 डिग्री होता है। ठीक, तो ये अपने एनसीईआरटी में भी दिया है। तो 52.7 डिग्री इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है। अब हुआ क्या कि जब आपने, अब कहानी सुना, जब आपने ऑप्टिकली प्योर इस कंपाउंड को लिया था और इसे जब पीपीएल पास किया था स्टार्टिंग में, तो एंगल ऑफ रोटेशन हमें मिला था 112 डिग्री। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया, और हुआ क्या कि स्टार्टिंग में तो एंगल 112 डिग्री था, और 112 डिग्री से घटते 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 वो कितने पे आ गया? 52.7 डिग्री पे आ गया। ठीक है ना? तो यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक चेंज हमें दिखता है। इस ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो चेंज आया है, रोटेशन में जो चेंज आया है, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। तो मैं यहां रीड कर देता हूं, हेमी एसिटल कन्वर्ट टू ओपन चेन इन एक्वस मीडियम। ये जो हेमी एसिटल है, यहां पे हेमी एसिटल क्या है? एक ही कार्बन पे अगर OH है और एक ही कार्बन पे अगर OR है, तो ऐसे लिंकेज को, ऐसे सिस्टम को या ऐसे कंपाउंड को, या ठीक ना, हेमी एसिटल बोलते हैं। ठीक ना? इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। तो यहां पर जो हेमी एसिटल है ये ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, और ओपन चेन जब वापस से हेमी एसिटल बनाएगा तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों बनाएगा। तो बीटा फॉर्म भी सोल्यूशन में आ जाएगा। पहले तो बीटा फॉर्म था नहीं, लेकिन बीटा फॉर्म आ गया सोल्यूशन में, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो चेंज होने लग जाएगी। पहले 112 डिग्री था, लेकिन अब इसका भी क्योंकि इफेक्ट आएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी घटने लगेगी, और वो कितनी हो जाएगी? 52.7 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना? अगेन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर सो दैट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। इस ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो चेंज आया है उसको क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन। तो ठीक है ना? म्यूटा रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से, अगर ये फिनोमेना समझ में आ गया है तो। अगर आपने बीटा डी ग्लूकोज से शुरुआत की, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यही मिलता है मार्केट में, बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज से मैंने शुरुआत की और इसके क्रिस्टल्स को एक्वा सोल्यूशन में डाल दिया। ये सोल्यूबल होता है, एक्वा सोल्यूशन में गया तो स्टार्टिंग में आपको एंगल कितना मिलेगा और कुछ टाइम के बाद आपको एंगल कितना मिलेगा? जल्दी बताना, स्टार्टिंग में एंगल कितना मिलेगा? तो भाई देखो, स्टार्टिंग में तुरंत अगर आप नापेंगे तुरंत, ठीक ना, तो एंगल ऑफ रोटेशन आपको मिलेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना मिलेगा? प्लस 18.7 डिग्री। ठीक है ना? स्टार्टिंग में 18 डिग्री या 19 डिग्री आपको एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा कि ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये वापस से दोनों में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना? तो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच भी आ जाएगा और इसका एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा है, तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा इसका एंगल ऑफ रोटेशन बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते ये कितना हो जाएगा? लास्ट में 52.7 डिग्री। तो फाइनली जो ग्लूकोज का जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर तैयार करते हैं तो आपको जो उसका एंगल ऑफ रोटेशन मिलता है वो 53 डिग्री मिलता है। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बार मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद फिर हर कार्बोहाइड्रेट में ये रिजल्ट हम सीधा अप्लाई करेंगे। तो ये बताओ, म्यूटा रोटेशन होने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? Who is responsible for this phenomena? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो हेमी एसिटल लिंकेज है
इस कार्बोहाइड्रेट में अल्फा डी ग्लूकोज में ये जो हेमी एसिटल प्रेजेंट है, इसी के कारण म्यूटा रोटेशन हुआ, यस या नो? आपको क्या लगता है भाई? बिल्कुल, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता तो इसमें कन्वर्ट ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट है तो वो अपने ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, और ओपन चेन जब साइक्लिक में वापस से कन्वर्ट होगा तो एक अल्फा फॉर्म बनाएगा, दूसरा बीटा फॉर्म बनाएगा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आने लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये है जो फाइनल और जो की पॉइंट बना हमारे सामने पास वो ये बना, इसी पे क्वेश्चन बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग हेमी एसिटल लिंकेज शो म्यूटा रोटेशन। ठीक, म्यूटा रोटेशन शो कौन करेगा? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या प्रेजेंट हो? हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट हो, क्योंकि हेमी एसिटल होगा तो वो पहले ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, और ओपन चेन जब वापस से जब वो साइक्लिक फॉर्म लेगा तो अल्फा भी बनाएगा और बीटा भी बनाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आएगा, म्यूटा रोटेशन शो हो जाएगा। तो आगे से अब जैसे मैं कुछ और कार्बोहाइड्रेट लूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि ये कंपाउंड म्यूटा रोटेशन शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या चेक करोगे? हेमी एसिटल लिंकेज। अगर हेमी एसिटल लिंकेज है तो म्यूटा रोटेशन शो करेगा, हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है तो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। समझ में आया ना? तो ये कहानी थी आपकी म्यूटा रोटेशन की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बेस कैटलाइज्ड आइसोमराइजेशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बेस ये क्या चीज है, ठीक ना। फिर लास्ट में इस पॉइंट को भी समझते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है। देखो ऐसा है, अगर मैंने अल्फा डी ग्लूकोज लिया तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है आपका कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे HOH, OHH, HOH, ठीक ना, और HOH, और यहाँ पे अपने पास CH2OH। तो ये आपका जो है डी ग्लूकोज है। अल्फा नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्फा तो साइक्लिक फॉर्म होता है, ये ओपन चेन है, ठीक है ना। तो लेट से जैसे ये अपना कंपाउंड है, इसको जब आप अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस सबसे पहले जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। एल्डोल रिएक्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना, एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके बगल वाला जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, क्योंकि अगर यहाँ से H+ निकल गया तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस करेगा, और इसका माइनस का इफेक्ट भी है OH का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि इसको मैं बना देता हूँ, यहाँ पे OH आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से, यहाँ पे आपके पास जो है OH, इस पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, एक स्टेप यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और ले लें, डायरेक्ट बनाए तो, क्योंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब यहाँ से H+ जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस करेगा। तो मैं इसको एक ही स्टेप में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, और बाकी जो सेंटर है वो सेम रहेंगे एज इट इज। तो इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे CH2OH, बाकी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा C, यहाँ पे OH और ये H। बेसिकली हमने क्या किया है, ओवरऑल ये जो मैकेनिज्म है, ओवरऑल इसका टोटोमेरिक फॉर्म मैंने बना दिया है। ये कीटो फॉर्म था और ये उसका इनॉल बना दिया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, थोड़े समय के लिए OH को इधर लिख देते हैं, H को इधर लिख देते हैं, इससे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। तो यहां पर OH और H की पोजीशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहां पे अपने पास जो है इस तरह से OH आ जाएगा, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर नेक्स्ट जो OH माइनस है, ठीक है ना, OH माइनस, तो OH माइनस के पास दो ऑप्शन यहां पे प्रेजेंट है। पहला ऑप्शन कि वो इस OH से H+ ले, और दूसरा ऑप्शन वो इस OH से H+ ले, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी स्टेप में दिक्कत होगा तो बताते चलना। अगर इस OH माइनस ने यहां से H+ लिया, ठीक है, यहां से H+ लिया, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, ठीक है ना, इस पे माइनस चार्ज आएगा। और यहां पे जो है ये वाला बॉन्ड चलो बना ही देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पे आपके पास ये OH आ गया, ये बाकी तीन तो ऐसे ही है, ये आपका हो गया CH2OH, ठीक है, और यहां पे आपके पास CH, और यहां पे O माइनस, और यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक। अच्छा, क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस करेगा, यस या नो में बताना भाई सब लोग। क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। तो यहां पर ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करेगा, तो माइनस चार्ज यहां भी आएगा, ठीक है ना। और जब यहां माइनस चार्ज आएगा तो वो H2O से H ले लेगा, ठीक है ना। और जब वो H2O से H लेगा तो यहां पर जो है
क्योंकि यहाँ पे प्रोकायरल सेंटर है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्म बनेगा आपका। तो देखो भाई क्या क्या बन रहा है, आपके पास एक तो यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड OH, ये बना। एक बार H इधर लगेगा HOH, बाकी तीनों एज इट इज ऐसे ही है। और एक बार आपका यहाँ पे जो है CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। और एक बार H इधर आ जाएगा और ये अपना क्या हो गया OH, ठीक। तो भाई ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर ये वाला और ये वाला तो सेम ही है ना। चलो पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे अपने पास ये OH आ गया, ये H, ये अपना H और OH, ये अपना क्या हो गया H और OH। इन दोनों का मुझे आप बस नाम बता दें, इन दोनों का नाम क्या है। कोई डाउट होगा तो बताते चलना भाई। तो यहाँ पे इन दोनों का नाम क्या होगा, यहाँ पे ये आपका OH और H हो गया, ये आपका H और OH हो गया, ये आपका H और ये क्या हो गया OH। तो ये तो वापस है आपका डी ग्लूकोज, डाबर ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये वापस से डी ग्लूकोज बन गया। क्या वो डी मैनोस बन गया? यस, बिल्कुल यस। ये आपका क्या बन गया डी मैनोस। तो यहां से आपका डी मैनोस भी बन जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज जब आएगा, ठीक है, तो जब वो अटैक करेगा तो एक बार H लेफ्ट साइड लगेगा और एक बार H कहां लगेगा, राइट साइड लगेगा। तो यहां पर जो HOH है वो रिवर्स होंगे, तो H इस साइड रहेगा तो भाई वही चीज होगी वापस से, और H जब उस साइड लगेगा तो आपका मैनोस भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो इसका आइसोमर बन गया। लेकिन दूसरा देखो आप, यहां पे जो OH माइनस है, ठीक है ना, आपने बोला ये OH माइनस हमने H प्लस कहां से निकाला, यहां से निकाला। ये जो OH माइनस है ये H प्लस यहां से भी निकाल सकता है। कोई बोले कि सर आपने यहीं से क्यों निकाला, यहां से निकालो, तो यहां से भी निकाल सकता है, ठीक है ना। और अगर यहां से निकल गया, ठीक, तो ऐसे केस में आपका ये हो गया OH, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये आपका C, यहां पे आपके पास OH, यहां पे आपके पास H, अच्छा यहां तो O माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास आ गया O माइनस, तो ये O माइनस हो गया। बाकी तीन तो एज इट इज जो लेके चले थे वही है यहाँ पे, और यहां पे अपने पास CH2OH आ जाएगा। अच्छा नीचे वाले पे माइनस आएगा ना, तो नीचे वाले पे आपका माइनस आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले से हमने H प्लस को रिमूव किया है। तो यहाँ पे OH और इस पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस। अच्छा ये माइनस भी रेजोनेंस कर सकता है, नहीं कर सकता, बताए भाई हाँ या ना में। तो ये माइनस चार्ज भी रेजोनेंस कर सकता है, और अगर ये रेजोनेंस कर गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और वो जो माइनस चार्ज है वो वाटर से H प्लस ले लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख देते हैं वाटर से H2O से यहाँ माइनस चार्ज जो आएगा वो H2O से H प्लस लेगा, माइनस OH माइनस ना, OH माइनस कटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर अपने पास जो है नेक्स्ट स्टेप में आपका जो H2O है, यहाँ माइनस चार्ज जो आएगा वो H2O से H प्लस लेगा और OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ से बन गया इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास CH2OH, यहाँ पे 3 कार्बन तो एज इट इज वैसे ही रहेंगे, ये आपका आ गया CH2OH। जल्दी से भाई इसका नाम बताएं, इसका क्या नाम है। यहाँ पे आपका ये जो है OHH, ये आपका HOH और ये भी आपका HOH। क्या ये डी फ्रक्टोज है, डाबर फ्रक्टोज, यस या नो? यस, ये आपका क्या है डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो डी फ्रक्टोज भी बन जाता है। तो अब देखो ध्यान से देखना, हमने स्टार्ट किया था अल्फा ये डी ग्लूकोज से। कहां से स्टार्ट किया था आपने, डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज को जब हम एक बेसिक मीडियम में छोड़ देते हैं, तो बेसिक मीडियम में छोड़ देते हैं, तो ये जो OH माइनस है ये यहां से पहले अल्फा H को निकाल देता है। अल्फा H निकलेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज रेजोनेंस करके इस कार्बोनिल पे चला जाएगा, ठीक है ना, और ये H प्लस ले लेगा, तो ये अपने इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये कीटो फॉर्म था, ये उसका इनोल फॉर्म है, ठीक। अच्छा अब इसके बाद क्योंकि OH माइनस तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है ना, सोल्यूशन में, तो OH माइनस जो है यहां से भी H प्लस निकाल सकता है, यहां से भी H प्लस निकाल सकता है। अगर OH माइनस ने H प्लस यहां से निकाला तो यहां से निकलेगा तो माइनस चार्ज यहां पे आ जाएगा, और माइनस चार्ज जब यहां से आएगा तो जब ये प्रोटॉन लेगा तो एक बार H लेफ्ट में होगा और एक बार H राइट में होगा। तो ऐसे केस में आपको एक तो डी ग्लूकोज मिलेगा और साथ साथ फ्री में कौन मिल जाएगा, डी मैनोस। डी ग्लूकोज तो पहले से भी था, ठीक है, तो डी ग्लूकोज तो मिल ही रहा है, साथ में क्या मिल गया, डी मैनोस। अच्छा लेकिन OH माइनस के पास दूसरा ऑप्शन भी है, ये यहां से भी H प्लस निकाल सकता है, ठीक है ना। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये वाला जो इनोलिक पार्ट है, इस इनोलिक पार्ट को हम कीटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से कैसे करेंगे भाई, OH माइनस H प्लस ले जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, रेजोनेंस करेगा, माइनस चार्ज यहां पे आएगा, H2O से H ले लेगा, और आपका यहां पे फ्रक्टोज तैयार हो गया। तो एक बात बताओ, हाँ भाई ध्रुव यादव, डाबर फ्रक्टोज, ठीक ना, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, ये डी फॉर डाबर नहीं होता है, ठीक ना। अच्छा अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, अगर आपने
ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन लिया है और मीडियम थोड़ा सा अल्कलाइन है, तो सोल्यूशन में आपको मैनोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज भी मिलेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या लगता है आपको? अगर मैंने ग्लूकोज को एक एक्वा सोल्यूशन में लिया है और साथ में थोड़ा सा मीडियम अल्कलाइन है, ठीक, तो हमें सोल्यूशन में मैनोज भी फ्री में मिलेगा, ठीक है, और फ्री में हमें क्या मिलेगा? फ्रक्टोज भी मिलेगा। यस या नो? बिल्कुल, ठीक है ना। मैकेनिज्म इतना बड़ा मैकेनिज्म इसीलिए आपको दिखाया मैंने कि आपको मैनोज और फ्रक्टोज ही मिलेगा। तो इस कहानी का जो सारांश बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं, वो ये है कि देखो ऐसा है कि क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होता है ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। आपको बताया था कि जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है या हेमी एसिटल ग्रुप होता है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, टॉलेंस टेस्ट देता है, और ऐसे केस में उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है ना कि ग्लूकोज और मैनोस ये दोनों तो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है ना। और वो कोई भी बिना देखे बोल सकता है कि भाई इसके पास CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो टॉलेंस टेस्ट दे देगा, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और Ag सिल्वर मिल जाएगा। ग्लूकोज भी देता है, लेकिन समस्या ये है कि जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो है ये कीटो, इसमें कीटोन ग्रुप है। तो कायदे और कानून से आप लोग बताना इस चीज को यस या नो में, फ्रक्टोज को हमारा जो रूल था उसके अकॉर्डिंग टॉलेंस टेस्ट देना चाहिए क्या, या ये रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए क्या फ्रक्टोज? यस या नो? जो फ्रक्टोज है ये कीटोज है, फ्रक्टोज इज अ कीटोज, ठीक है ना। इसमें कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, ठीक। तो फ्रक्टोज को अगर मैं, फ्रक्टोज जो है जिसमें कीटोन है, इसको अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट इसमें डालता हूं तो टॉलेंस टेस्ट ये देगा क्या? कीटोन ग्रुप तो देता ही नहीं है। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, ठीक है ना। और हेमी एसिटल है तो भी हेमी एसिटल एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता है, तो एल्डिहाइड इसलिए हेमी एसिटल भी दे देता है टॉलेंस टेस्ट। तो फ्रक्टोज को तो टॉलेंस टेस्ट देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन होता क्या है, फ्रक्टोज भी टॉलेंस टेस्ट देता है जबकि ये कीटोज है। क्यों? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना, टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट जो है ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक। इसको बनाते कैसे हैं? NH4OH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgNO3, ठीक। इसका मिक्सचर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgNO3 का मिक्सचर होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है इस तरह से AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक ना। इस तरह का प्लस कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, अब ध्यान दो, ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये अल्कलाइन सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि भाई सिल्वर नाइट्रेट तो न्यूट्रल है, लेकिन साथ में क्या डाल रखा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को एक सोल्यूशन में आपने बनाया है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डालोगे तो मीडियम तो अल्कलाइन हो जाएगा ना। तो टॉलेंस रिएजेंट अल्कलाइन मीडियम सोल्यूशन होता है। अब इसको जो है अगर हम फ्रक्टोज के सोल्यूशन में डालेंगे तो मीडियम अल्कलाइन हो जाएगा, और फ्रक्टोज के सोल्यूशन में जब आप डालेंगे तो मीडियम जब अल्कलाइन हो जाएगा तो फ्रक्टोज अपना इस तरह का इक्विलिब्रियम बना मेंटेन कर लेगा, ठीक है ना। तो आपको फ्रक्टोज के साथ साथ कौन मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा और मैनोज मिलेगा। तो जब आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो फ्रक्टोज तो नहीं देगा, लेकिन साथ में ये जो ग्लूकोज और मैनोज फ्री फोकट में आपको मिल रहे हैं ये टॉलेंस टेस्ट दे देंगे। तो हमें तो देखने में ये लगेगा ना कि भाई ये फ्रक्टोज टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, क्योंकि आपने क्या किया? आपने फ्रक्टोज लिया और आपने इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, ठीक है ना। तो आपको तो यही लग रहा है कि इसमें सिर्फ फ्रक्टोज ही पड़ा है, पर जब आपने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, फ्रक्टोज वाटर सोल्यूबल है, ठीक है ना, इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया और इसमें हमने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। तो टॉलेंस रिएजेंट जब डाल दिया तो होगा क्या कि भाई टॉलेंस जो ये रिएजेंट है इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो मीडियम अल्कलाइन हो जाएगा, और मीडियम अल्कलाइन होगा तो आपको ग्लूकोज भी मिल जाएगा। तो साथ में जो ग्लूकोज होगा वो टॉलेंस टेस्ट दे देगा, ठीक है ना, और मैनोज भी बनेगा, वो भी टॉलेंस टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो ऐसे केस में टॉलेंस टेस्ट यहां पर हमें मिल जाएगा, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो भाई देखने में तो हमें यही लगेगा ना कि जो फ्रक्टोज है ये टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, और इसीलिए फ्रक्टोज जो है ये एक रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये टॉलेंस टेस्ट दे देता है, ठीक। तो इस पॉइंट को यहां पे लिखा है कि डी फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, ये यहां पे कीटो ग्रुप है, बट इट कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। बिकॉज इन बेसिक मीडियम कैसे? भाई टॉलेंस टेस्ट जब आप करोगे तो मीडियम अपने आप बेसिक हो जाएगा, क्योंकि साथ में NH4OH है। इट कैन आइसोमराइज टू डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज सो दैट इट इज अ रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, तो गलत मत करना। आपसे अगर कोई पूछे कि फ्रक्टोज जो जिसमें कीटोन ग्रुप है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आप क्या लिख के आओगे? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग?
तो इसको गलती से भी नॉन रिड्यूसिंग मत लिख देना, ठीक है ना। गलती इसमें यही लोग करेंगे कि यहाँ पे कीटोन देखेंगे और इसको नॉन रिड्यूसिंग बोल देंगे, क्योंकि भाई रिड्यूसिंग के लिए एल्डिहाइड होना चाहिए। लेकिन टॉलरेंस टेस्ट ये दे देता है, क्योंकि यहाँ फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया ये चीज? कोई समस्या हो तो भाई यहाँ पे आप लोग बताते चलना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चन है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाएं। ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ पायरेनोइक फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज एंड डी फ्रक्टोज। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन आपको बनाना है। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे, एक मैं करता हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज का तुमने अभी पहले बनाया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाना तो आपको आना ही चाहिए, आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पे HOH, OHH और यहाँ पे HOH और यहाँ पे क्या आएगा, HOH। तो ये आपका हो गया डाबर ग्लूकोज, ठीक है ना, डी ग्लूकोज। तो ये आपका डी ग्लूकोज हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4 और 5, ठीक। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि इसका पायरोनिक फॉर्म बनाना है। अच्छा, फ्रक्टोज का ये पायरोनिक फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है ना, इसका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ही बनता है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस पर अटैक कर देगा। तो इस केस में आपको एक अल्फा फॉर्म मिलेगा और एक बीटा फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा फॉर्म मिलेंगे उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे अपने पास जो है कार्बन है, ठीक है ना, तो एक एनमेरिक कार्बन और बढ़ जाएगा और इस तरह से ऑक्सीजन, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने पास एक बार HOH होगा और यहाँ पे CH2OH और प्लस एक बार आपके पास इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे अपने पास CH2OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन और ये इस तरह से इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी तो बना लेंगे आप सब, ठीक है ना। यहाँ पे जो बाकी जो 2, 3, 4 है, यहाँ भी 2, 3, 4 सेम ही रहेगा। एनमेरिक कार्बन कौन सा है, तो एनमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है ये एनमेरिक कार्बन है, एक बार H लेफ्ट में एक बार H राइट में। तो ये आपका अल्फा फॉर्म हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, यहां पे ये लिख लेंगे ना, इसका ये जो बच गया है 2, 3, 4 पे जो बचा हुआ है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 पे जो है, तो यहाँ पे भी 2, 3, 4 पे लिख लेंगे सेम, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यहाँ पर सेम चीज आ जाएगा जो 2, 3, 4 में, बस खाली एनमेरिक कार्बन पे डिफरेंस आएगा, बाकी हम लिख सकते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का हो गया गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आप लोग बनाए कॉपी में, सबको बनाना आना चाहिए। तो गैलेक्टोज का हमें पायरोनिक फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर अपने पास जो है ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अपने पास जो है HOH। अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन से एपिमर होते हैं, C1, C2 या C1, C4? तो याद होगा पिछले क्लास में हमने देखा था C1, C4 एपिमर होते हैं, ठीक है ना। चौथे कार्बन पे डिफरेंस आता है, बाकी किसी पे डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे HOH, OHH, OHH 1, 2, 3, 4 चौथे कार्बन में डिफरेंस होता है, बाकी HOH, बाकी सब कुछ सेम रहता है, CH2OH। इसका नाम है डी गैलेक्टोज। तो ये आपका डी गैलेक्टोज है। अब डी गैलेक्टोज का हमको पायरेनोइक फॉर्म बनाना है। तो पायरेनोइक फॉर्म कैसे बनाएंगे आप, इसमें ये वाला जो कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन, इसका जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं भाई, ठीक है ना, इस तरह से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपके पास जो है ऑक्सीजन और यहाँ पे ये एनमेरिक कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास जो है एक बार HOH, क्योंकि ये कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कार्बन है एक बार HOH और एक बार OHH, ठीक है ना, 2 बन जाएंगे। यहाँ पे CH2OH। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो 2, 3, 4 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ भी रहेगा। फर्स्ट कार्बन क्योंकि कायरल सेंटर बन रहा है, तो एक बार H लेफ्ट में और एक बार H राइट में, तो 2 आपको मिलेंगे। तो दूसरा भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो है इस तरह से, यहाँ पे आपके पास OH, H, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे ऑक्सीजन और इस तरह से ये इसका पायरोनिक फॉर्म बन जाएगा। बताना भाई अल्फा बीटा कौन है। तो यहाँ पे OH राइट साइड में ये अल्फा फॉर्म है, तो ये आपका हो गया अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज।
और ये अपना कौन सा हो जाएगा, बीटा डी गैलेक्टोज। तो यहां से बीटा डी गैलेक्टोज आपका बन जाएगा। ठीक, अच्छा फ्रक्टोज की बात करें तो पहले तो आपको डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। डी फ्रक्टोज में यहाँ पे अपने पास सबसे ऊपर CH2OH होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, कार्बन है, ठीक है ना, और इसके बाद 3 कायरल सेंटर है, CH2OH लास्ट में है। यहाँ पे अपने पास OH, HOH और HOH, इसका नाम है डी फ्रक्टोज। ठीक, डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज का आपको फ्यूरोनिक फॉर्म ही बनाना है, पायरेनोइक नहीं बनाना, इसका 5 का रिंग ही बनाना है हमें। ठीक, अब ये बताओ इसमें फर्स्ट कार्बन आप किसको दोगे, सबसे ऊपर वाले को या कीटोन वाले को? तो देखो ये गलत मत करना है, इस नोमेनक्लेचर में आप पढ़ते हैं फर्स्ट कार्बन इसको दिया जाता है 1 2, ठीक है ना, दूसरे पे कीटोन लगेगा 3 4 5 और ये अपना क्या हो गया 6। तो ये 6 कार्बन है, तो इसमें जो 5वां कार्बन है इसका जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस कीटोन वाले ग्रुप पे अटैक करेगा। ठीक, तो यहां से आपको जो है इस तरह से 5 की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की यहां पे रिंग बनेगी। तो इसका फ्यूरोनिक फॉर्म बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, तो यहां पे आपके पास 4 कायरल सेंटर हो जाएंगे। भाई पहले 3 ही थे, 1 2 3, अब कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि जब इस पर अटैक होगा तो यहाँ पे HOH आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन और ये आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपके पास OH, ये आपका CH2OH, ठीक है ना, बाकी दोनों तो सेम ही है। यहाँ पे CH2OH एक ये बनेगा और प्लस दूसरा जो बनेगा आपके पास वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे अपने पास जो है CH2OH, यहाँ पे आपके पास तो इसमें एक ही फॉर्म बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर अपने पास जो है CH2OH, अच्छा देखो इसको इस तरह से भी बना सकते थे, इसका 2 फॉर्म बनेंगे, दूसरा इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें एरर कर दिया मैंने। हाँ, ये ग्लूकोज हो गया, ये गैलेक्टोज, ये आपका हो गया फ्रक्टोज। इसमें बॉन्ड को इस तरह से दिखाएंगे तो अल्फा बीटा में दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। अल्फा बीटा आपको अगर देखना है इसमें, तो अल्फा बीटा देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसको सीधा ऊपर से लेके आएंगे और ये आपका हो गया CH2OH। अल्फा बीटा आप लोग मुझे बताना, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम जो है इसमें बॉन्ड को ऊपर से लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपका ये CH2OH है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास OH, ये आपका हो गया CH2, ये आपका OH, बाकी जो 3 सेंटर हैं वो ऐसे रहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये आपका इस तरह से लिंकेज, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। ठीक, अब ये बताओ अल्फा किसको बोले, बीटा किसको बोले? लेफ्ट ये वाला फॉर्म अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है? तो यहाँ पे अगर आप देखें OH लेफ्ट साइड में है तो ये बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है ना, बीटा डी फ्रक्टोज। और ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया है, बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज का। तो ये आपका अल्फा डी फ्रक्टोज, तो अल्फा डी फ्रक्टोज आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये OH इस पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे एक तो OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक ना भाई, माइनस चार्ज आएगा ना, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक तो OH आएगा और दूसरा CH2OH आ जाएगा। तो OH अगर लेफ्ट साइड में है तो बीटा और राइट साइड में है तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, अल्फा फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसका पायरोनिक स्ट्रक्चर में बनाना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना कंपाउंड ये फ्रक्टोज, ठीक ना, अभी तक हमने ग्लूकोज की बात की, अब फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो फ्रक्टोज जो है, सबसे पहले इसके बारे में, फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है। इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग बनाते ही आ रहे हैं, यहाँ पे CH2OH है, इसके नीचे C डबल बॉन्ड O है, OHH, HOH, HOH और CH2OH, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का। ये डी फ्रक्टोज है, लीवो रोटेटरी होता है, इसलिए यहाँ पे साइन कैसा यूज किया गया है, माइनस। ठीक, अच्छा, इसके बाद इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, तो फ्रक्टोज को यहां से प्रिपेयर किया जाता है। इट इज अ नॉर्मल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स। इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज स्वीटनर। ठीक, ये तो कुछ इसके यूज हो गए। स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज ऑल्सो हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, इसका फॉर्मूला भी वही है। अभी अभी हमने देखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है एक दूसरे के, ठीक है ना, इंटर कन्वर्ट भी होते रहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वॉज फाउंड टू कंटेन अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इसके स्ट्रक्चर का जब एनालिसिस किया गया है तो इसमें कीटोन पाया गया है, और जो कि हम जानते भी हैं कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोन है। एट कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे कीटोन होता है, 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होते हैं, जैसा कि ग्लूकोज में भी हो रहा था। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज
एंड इज अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ये डी फ्रक्टोज है, ठीक है ना, ये डी लिखा हुआ है तो डी फ्रक्टोज है और ये लीवो रोटेटरी होता है। इन इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज डी, फिर यहां माइनस लिखा है, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप सबको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका अल्फा और बीटा फॉर्म, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ही बना दिया, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा फॉर्म अगर आप देखें तो अगेन, ठीक है ना, इसमें आपके पास ये डी फ्रक्टोज है, ये ओपन चेन है, इसका ओपन चेन है, लेकिन यहां पर ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर इस कार्बोनिल पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो यहां पे क्योंकि इस पे डेल प्लस चार्ज है, इस पे चार्ज कैसा है, डेल माइनस, तो भाई ये इस पे अटैक करके पाई क्लाउड को शिफ्ट कर देगा। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, और ये जो माइनस चार्ज आएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ से H प्लस का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस कार्बन पे एक तो OH लग जाएगा और इस कार्बन पे एक क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है, ठीक है ना। इस कार्बन पे एक OH लग जाएगा, एक CH2OH लग जाएगा। तो इसके दो साइक्लिक फॉर्म बनेंगे, एक आपका अल्फा फॉर्म और दूसरा अपना कौन सा फॉर्म, बीटा फॉर्म। अल्फा भी लीवो है और बीटा भी लीवो है। थोड़ा सा आप देख के बताएं यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन रही है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका कार्बन नंबर 1 था, ये आपका कार्बन नंबर 2 है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे आपका 6, अच्छा कार्बन नंबर 1 तो रिंग में है ही नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर की यहाँ पे रिंग बन रही है, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग यहाँ भी बन रही है। OH अगर राइट साइड में है तो अल्फा यूज करना है, OH अगर लेफ्ट साइड में है तो बीटा यूज करना है, ठीक ना। राइट लेफ्ट जैसे आप बोलते हैं ना, राइट लेफ्ट, तो ऐसे याद रख लो अल्फा बीटा, राइट पहले राइट बोलते हैं फिर लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो राइट लेफ्ट अल्फा बीटा, इस तरह से याद रखना। इसका पायरोनिक फॉर्म या साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। इसमें क्या आप बता सकते हैं फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, पहले तो ये बताओ एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, C1 कार्बन एनोमेरिक होगा या C2 कार्बन एनोमेरिक होगा। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जो सेकंड कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है, सेकंड कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में अगर आप देखें तो सेकंड कार्बन पे ही जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डिफरेंस है, बाकी किसी में डिफरेंस नहीं है। तो अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज ये दोनों कौन से एनोमर होंगे, C1 एनोमर होंगे या C2 एनोमर होंगे। तो ये दोनों C2 एनोमर होंगे, क्यों, क्योंकि भाई सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, बाकी किसी में डिफरेंस नहीं है। तो एनोमेरिक कार्बन यहां पे सेकंड कार्बन होगा, ठीक है ना। अब इसमें यहां पे अगर आप देखें, ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑक्सीजन, ठीक। अब यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके बगल वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर जो 2 है, इस कार्बन नंबर 2 पे OH और CH2OH लगा है। तो यहां पर ये आपका कार्बन नंबर 2 है, इसके ऊपर कार्बन नंबर 1 है, ठीक ना भाई। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह चल रहे हैं। तो 1 2 ये 2 कार्बन है, 2 से एक तो आपका ये साइक्लिक लिंकेज लगा हुआ है, ठीक है, साइकिल है, और 2 पे एक OH भी लगा हुआ है और एक 2 पे CH2OH भी लगा हुआ है। इसके बाद एक कार्बन नंबर 3 4 और 5 और ये आपका कार्बन नंबर 6। और इसी तरह से यहां पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये आपका कार्बन नंबर 6। अब देखो थोड़ा सा यहाँ अल्फा बीटा में आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, फ्रक्टोज के केस में कैसे याद रखना है। वहां पे एक बार बताओ, ग्लूकोज में अल्फा में OH सेम साइड पे थे या अपोजिट साइड पे थे। एनोमेरिक कार्बन पे जो OH थे वो सेम साइड पे थे अपोजिट। तो आपको याद होगा अल्फा फॉर्म में OH और OH सेम साइड पे थे और बीटा फॉर्म में OH डिफरेंट साइड पे थे। यहां पे उल्टा कर देना है, ठीक है ना। यहां पर अल्फा फॉर्म में ये जो एनोमेरिक कार्बन होगा, कार्बन नंबर 2 जो होगा, इसमें अल्फा फॉर्म में OH अपोजिट साइड में होंगे, ठीक है ना। और यहां पर अल्फा फॉर्म में OH और OH जो है वो किस बीटा फॉर्म में OH और OH सेम साइड पे होंगे, ठीक है ना। ग्लूकोज का बिल्कुल उल्टा कर देना है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी आपको पायरोनिक फॉर्म याद रखना है, फ्यूरेनिक फॉर्म। नेक्स्ट आता है अब डाइसैकेराइड, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का लास्ट पार्ट आता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड ऐसे आपके शुगर्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड बन जाए, ठीक है ना। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को आप क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड, ठीक है ना। तो डाइसैकेराइड आप किसको बोलेंगे, ऐसे शुगर्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके हाइड्रोलिसिस पर 2 मोनोसैकेराइड फॉर्म हो उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड।
मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड में सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है सुक्रोज। अच्छा, यहां पे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? जब दो मोनोसेकेराइड, क्योंकि ये दो मोनोसेकेराइड से जुड़े हुए हैं, तो दो मोनोसेकेराइड के बीच में जो ऑक्सी लिंकेज होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो द टू मोनोसेकेराइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज formed by the loss of a water molecule. Such linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called as glycosidic linkage. अभी एक एग्जांपल में देखेंगे, या मैं दिखाई देता हूं एग्जांपल। जैसे यहां नीचे आप देख रहे हैं, एक आपका मोनोसेकेराइड ये है और एक आपका मोनोसेकेराइड ये है, दो मोनोसेकेराइड दिख रहे हैं और इसके बीच में एक ऑक्सी लिंकेज है, ठीक है ना। तो इस ऑक्सी लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो दो कार्बोहाइड्रेट जिस ऑक्सी लिंकेज से जुड़ा होता है, इस ऑक्सी लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक, हाँ, नीट वाला सवाल बस आने वाला है ध्रुव यादव, मुश्किल से 5 मिनट वेट करें, क्योंकि नीट का जो क्वेश्चन था वो सुक्रोज पे था, तो सुक्रोज पढ़ लें फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो पहला अपना जो डाइसेकेराइड है वो क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम समझ लेते हैं। ये जो सुक्रोज होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये +66 डिग्री होता है। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से एक तो आपको डी ग्लूकोज मिलता है और एक आपको डी फ्रक्टोज मिलता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लूकोज जो है, डी ग्लूकोज जो है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अभी इसका तुमने देखा था, इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन था वो 52.7 डिग्री होता है, और जो फ्रक्टोज है इसका एंगल ऑफ रोटेशन ये लीवर रोटेटरी होता है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन -92 डिग्री होता है। तो ओवरऑल ये जो मिक्सचर है, इन दोनों का जो मिक्सचर है ओवरऑल लीवो हो जाता है। क्यों? अरे भाई, फ्रक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 1:1 रेशियो में बन रहे हैं। अब ये बेचारा तो एंगल ये 52 डिग्री घुमा रहा है और ये जो है -92 डिग्री घुमा रहा है। डोमिनेट कौन करेगा? -92, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ओवरऑल सोल्यूशन था वो कैसा हो गया? लीवो रोटेटरी। अब एक बार बताओ, सुक्रोज जो है, अगर सुक्रोज अगर प्योर फॉर्म में होता तो ये डेक्स्ट्रो था या लीवो था? तो साफ साफ दिख रहा है सुक्रोज जो था आपका ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, क्लॉकवाइज घुमा रहा था पीपीएल को। लेकिन जब आपने इसको पानी में डाल दिया तो पानी में डालते ही ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट गया और यहां पर जो सोल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लीवो रोटेटरी में। तो इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं। यहां पर जो शुगर था आपका वो स्टार्टिंग में तो जब हम देखेंगे तो वो डेक्स्ट्रो घुमा रहा था पीपीएल को 66 डिग्री से, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो डेक्स्ट्रो से किसमें कन्वर्ट हो गया? लीवो, ठीक है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम रीड कर ले। सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड दैट यील्ड्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्लूकोज and 1 equivalent of fructose on hydrolysis. This 1:1 mixture, अब यहां पे ध्यान देना, this 1:1 mixture of glucose and fructose is often referred as invert sugar. तो पहला क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, अगर अगले साल क्वेश्चन आ जाए कि इन्वर्ट शुगर क्या होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 1:1 जो मिक्सचर है इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस और इन्वर्ट्स ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, पहले प्लस था अब वो ओवरऑल माइनस हो जाता है। तो यहां डेटा लिखा है आपके सामने, सुक्रोज का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी वो +66 डिग्री थी, और जब इनका 1:1 मिक्सचर बन जाता है तो इस मिक्सचर का जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये -22 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? -22 डिग्री। तो पहले तो 66 डिग्री घुमा रहा था और जब हाइड्रोलिसिस हो गया तो कितना घुमा रहा है? -22 डिग्री। तो एंगल में चेंज आ गया। तो इसको जो है इसी कारण से इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं, या इन्वर्ट शुगर इस मिक्सचर, इस 1:1 मिक्सचर को बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट है। सम इंसेक्ट सच एज हनी बीज हैव एंजाइम्स कॉल्ड एज इन्वर्टेज दैट कैटलाइज द सुक्रोज हाइड्रोलिसिस। जो इस हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है, आपको पता है मधुमक्खी क्या बनाती है? शहद बनाती है। और शहद कैसा होता है? स्वाद मीठा होता है, खट्टा होता है? तो शहद मीठा होता है ना, हनी। तो जो हनी भी है ये सुक्रोज जो बना यहाँ पे प्रिपेयर करती है, तो यहाँ पे ये एंजाइम यूज करती है, इन्वर्टेज बोलते हैं। हनी इन फैक्ट इज अ प्राइमरीली अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। तो ये जो हनी है जो आप लोग रोज खाते होंगे, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज का एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो अभी क्लास को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं।
अगले क्लास में, जो कि अभी 10 मिनट बाद शुरू करेंगे 6:30 बजे, तो उसमें जो है सुक्रोज का थोड़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज समझेंगे और उसके बाद फिर नीट में जो क्वेश्चन आया था वो देखेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी की क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।